जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो हमारे सिलेबस में एक राजनीति व्यवस्था है, उसके बारे में देखेंगे, जिसमें हम शक्ति और सत्ता से संबंधित सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा जुकाम है तो गला हमारा बैठा हुआ है। आइए देखते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः होती क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था वह होती है जिसके पास राजनीतिक विज्ञान का नॉलेज हो, जिसके पास शक्ति हो, सत्ता का नियंत्रण हो, वह राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु जो कि राजनीतिक समाज के अंतर्गत शक्ति सत्ता के नियंत्रण से संबंधित होती है। इसीलिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसे समझना आवश्यक है। यही कारण है कि अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक राजनैतिक प्राणी भी कहा है। किसने कहा है? अरस्तु ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कभी कभार कि किसने मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है या किसने मनुष्य को राजनैतिक प्राणी कहा है? तो अरस्तु है। तो राजनीति होती क्या है? तो राजनीति शब्द पॉलिटिक्स, अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द से का जो है हिंदी अर्थ या पर्यायवाची है। सामान्य अर्थों में राजनीति से तात्पर्य होता है राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा व्यवस्था को समझना। मतलब आम आदमी सोचता क्या है, राजनीति क्या है कि जो दल हैं वह सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, वही राजनीति है। परंतु राजनीतिक विज्ञान इसकी परिभाषा को विशिष्ट अर्थों में देखने का जो है प्रयास करती है। यूनानी विचारकों में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि के अनुसार राजनीति क्या होती है? राजनीति सर्वगुण संपन्न राज्य और समाज व्यवस्था की समझ है। किसके अनुसार? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो किसने कहा? जो एक तो राजनीति में संपन्न हो, सामाजिक व्यवस्था सिस्टम को बनाए रखे, वही राजनीति है। वही दूसरी धारणा यह है कि राज्य व्यवस्था पॉलिटी से संबंधित दूसरी धारणा है कि जो सत्ता में होता है वह राजनीति होता है। राजनीति समाज में कार्यरत राज्य और शासन संबंधी संस्थाओं का प्रबंध का एक लंबा सिलसिला है। प्रश्न यह उठता है कि अगर राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है तो इसका अध्ययन समाज शासन क्यों करता है? मूलतः राजनीति का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता की प्राप्ति करना। सत्ता मूलक वैधानिक शक्ति और शक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करने की क्षमता है। तो सत्ता मूलक जो वैधानिक शक्ति होती है वह राजनीति होती है। और शक्ति क्या होती है? शक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार राजनीति के माध्यम से शक्ति जो है अपने विचारों और इच्छाओं को दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है। तो अपने विचारों और इच्छाओं से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयत्न ही राजनीति है, कुछ लोगों का ये मानना है। अगर बेबर सामाजिक क्रिया को हम याद करें तो विदित होगा, मतलब देखा जा सकता है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। बेबर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र में जो भी सोशल एक्शन होते हैं वह उसका अध्ययन करता है। बेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को रखा है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। मतलब जिसमें दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है उसी को इन्होंने क्या सोशल एक्शन माना है। किसने? मैक्स वेबर ने। अगर शक्ति की परिभाषा देखी जाए तो इसे भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर आरोपित करता है, अर्थात उसको प्रभावित करता है। ऐसे में यह स्वाभाविक रूप से समाजशास्त्र का विषय जो है बन जाता है। अब राजनीति के संदर्भ में प्रमुख संकल्पनाएं क्या रही हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आइए उसको देखते हैं। तो राजनीति के अनुसार शक्ति से तात्पर्य व्यक्ति की उस क्षमता से है, बेबर के अनुसार यहाँ पे, तो शक्ति से तात्पर्य व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करता है, चाहे आरोपित जो व्यक्ति है उसकी इच्छा हो या ना हो। तो जैसे कोई दो लोग हैं, एक मालिक है एक दास है। तो दास के ऊपर क्या है? जो मालिक होता है उसकी दास की इच्छा के बगैर उससे कार्य करवाता है अपनी शक्ति का डर दिखाकर। तो यही क्या हो गया? शक्ति है। कौन कहते हैं? मैक्स वेबर। वही रॉबर्ट डाहल मानते हैं कि शक्ति एक प्रकार का प्रभाव है। रॉबर्ट डाहल क्या मानते हैं? शक्ति एक प्रकार का जो है इफेक्ट है या प्रभाव है जिससे व्यक्ति नहीं मानने की स्थिति में दंड देने की धमकी देता है।
तो ऐसा प्रभाव दिखाता है, प्रभुत्व दिखाता है कि अगर आप उसके इच्छाओं की पूर्ति ना करें या उसकी बातें ना माने तो वह दंड देने की जो है धमकी देता है। इस प्रकार शक्ति की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है इच्छाओं का आरोपित करना, इच्छाओं को मानने पर बाध्य करना बलपूर्वक, नहीं मानने की स्थिति में दंड देने की क्षमता, पिटाई कर देना, और यह एक पक्षी होता है। इसमें जैसे सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जाता है, इसलिए इसको वन साइड या एक पक्षी माना जाता है। आगे है शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। तो शक्ति जो है 3 टाइप होते हैं। इसमें एक बल का प्रयोग होता है, दूसरे में इन्फ्लुएंस करके, जैसे महात्मा गांधी हो गए, अन्य राजनीतिक नेता, आप वर्तमान समय में मोदी जी को देख लो, उनसे कई लोग इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभावित होकर उनको उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं। और कुछ होता है जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन करके। तो बल प्रयोग को कोरिएशन जो होता है, कोरिएशन वह शारीरिक बल होता है। इसमें जैसे कोई पहलवान व्यक्ति है, कोई कमजोर व्यक्ति है, उससे अपने शरीर का बल दिखाकर कोई काम करवा लेता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आरोपित करते हुए न मानने की स्थिति में शारीरिक बल की धमकी देता है। जैसे पुलिस का लाठी चार्ज प्रयोग भी इसमें उदाहरण आ जाएगा। जैसे कोई क्रांति कर रहा है या आंदोलन कर रहा है सड़कों पे, जैसे अभी कई प्रोटेस्ट चल रहे थे जिसमें पुलिस ने लाठी भाज कर या लाठी चार्ज करके उसको भंग किया। तो वहां पे उसने अपने बल का प्रयोग किया, किसका, पावर का। और दूसरा है प्रभाव, इन्फ्लुएंस। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मानने की धमकी नहीं देता। तो इन्फ्लुएंस में क्या होता है, कोई धमकी या जबरदस्ती नहीं होती है, बल्कि इसमें उस व्यक्ति का प्रभाव अन्य लोगों पर इतना अधिक हो जाता है कि वह उसकी इच्छा को आदेश के रूप में मानते हैं। वह मात्र अपनी इच्छा बताते हैं परंतु अन्य उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी बंद का आह्वान करते तो गांधी जी से सभी प्रभावित थे, इसलिए उनके बातों को मानते थे। लोग इसको आदेश मानकर व्यावसायिक गतिविधियों को उस दिन बंद कर देते थे। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंस या प्रभाव होता है। तो आज के समय में कई लोग बाबाओं जो साधु संत हैं उनसे प्रभावित होकर उनकी बातों को या उनके आचरण को फॉलो करते हैं। तो ये सब होगा प्रभाव, इन्फ्लुएंस के आधार पर जो शक्ति दिखती है। अगला है जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में जो आता है आपका कि शक्ति आजकल राजनीतिज्ञों में देखी जाती है। इस शक्ति में चतुराई निहित होती है। एक शक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित तो करता है परंतु जिस पर आरोपित किया जाता है उसको पता नहीं चलता। जैसे आज आम आदमी पे कई चीज़ें थोपी जा रही हैं, कानून बनाकर चाहे जैसे भी थोपी जाती हैं, व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है, कोई वो चीज़ें ज़बरदस्ती करवाता है। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कई विभागों में अंधाधुंध कॉलेज को खोला जा रहा है लेकिन नौकरी की कोई पता नहीं है। प्राइवेट कॉलेज हो गए, आज शिक्षा जैसे बिजनेस हो गया। तो शिक्षा आज एक तरह से आरोपित की जा रही है। शिक्षा में महंगी महंगी फीसें हैं, फीस की दरें हैं। राजनीति में जैसे कोई निर्णय ले लिया जाता है, जनता पर लाद दिया जाता है कि आज से पेट्रोल महंगा हो गया, इतना हो गया, तो जनता मान लेती है, स्वीकार कर लेती है, जबकि उसमें पावर होता है, शक्ति होता है। जनता को यह पता नहीं किया जाता कि उसके ऊपर बोझ लादा जा रहा है। तो इस तरह से जो है आज के राजनीति में नेता दल के चेतना रैली करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया है जो कई नेता जो है अपने हितों के लिए जो है रैली निकालते हैं। जैसे कोई दलित नेता है, कोई भी मान लीजिए XYZ है, तो अपना वोट बैंक दिखाने के लिए राजनीति करता है वर्तमान समय में, और वही चल रहा है। तो लोग उससे सोचेंगे कि हमारा हित है, हमारे हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए हम उसके साथ हो ले रहे हैं। लेकिन वह नहीं जानता कि नेता अपना व्यक्तिगत हित देख रहा है, अपने चुनाव में अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव दिखाने के लिए रैली कर रहा है। तो जनता को ऐसा आभास है कि उसके लाभ के लिए रैली की जा रही है। यही जो है जोड़ तोड़ होता है। शक्ति का सत्ता में रूपांतरण। शक्ति के कई स्रोत हैं, सत्ता में रूपांतरित हो सकती है। उदाहरण के लिए जब कानून उसे मान्यता दे दे, जैसे परवेज मुशर्रफ ने
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे परवेज़ मुशर्रफ, जो उस समय जनरल थे, और उन्होंने लोकतांत्रिक जो नेता था उसको हटाकर खुद मतलब सैनिक शासन लाए थे। लेकिन बाद में आगे चल के उसको क्या है, कानून के द्वारा मान्यता मिल गई, तो वह प्रधानमंत्री बने रहे। जब परंपराएं उसे मान्यता दे दी, जैसे परंपराएं, कई चीज़ें देखो परंपराओं में होती हैं जिनको मनाही रहती है, लेकिन आगे चलकर उसको मान्यता मिल जाती है। जैसे विधवा विवाह को ले लीजिए, सती प्रथा का बंद होना, ये सब पहले मान्यता के विरोध में थे, लेकिन बाद में आगे चलकर परंपरा जो है उसको मान्यता दे देती है। जब वह सामाजिक हित में हो, मेघा पाटकर या गांधी जी जैसे कई पर्यावरण आंदोलन है जिससे लोग प्रभावित होकर उसका पालन करते हैं, या कई एनजीओ के पास ऐसी पावर आ गई है, एनजीओ बने हुए हैं जो वनों को काटने से बचाने के लिए कार्य करते हैं। महात्मा गांधी थे, जिनसे सब लोग, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई ले रहे थे, तो उनके पास भी सत्ता आ गई थी, क्योंकि समाज उनको स्वीकार करता था, उनके आदेशों को पालन करता था। और जब व्यक्ति के हित में हो, रॉबिन हुड, जब व्यक्ति का हित हो, तो आज तमाम तरह के लोग ऐसे हैं जो गुंडागर्दी के बल पे अपना कार्य मनवा लेते हैं, चाहे कानून व्यवस्था से हो चाहे जो हो। बहुत से लोग ऐसे आपको समाज में मिल जाएंगे देखने को, जो रॉबिन हुड टाइप के हैं भैया, ने विधायक भी हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं। डर के मारे कई लोग उनका बातों का जो है पालन करने लगते हैं, तो इस तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। हाँ। अगला है शक्ति के सिद्धांत। तो शक्ति में संबंधित जो है निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, शक्ति का अचर सिद्धांत। शक्ति का अचर सिद्धांत, कॉन्स्टेंट सम थियरी। तो इसकी बात करते हैं कौन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स करते हैं इसकी बात। तो शक्ति के अचर का सिद्धांत, वेरिएबल सम थियरी ऑफ पावर, तो इसकी बात करते हैं पार्सन्स। उसके बाद हमारे पास अभिजन का सिद्धांत, एलीट थियरी है। उसके बाद मैक्स वेबर का सिद्धांत है, वेबेरियन थियरी। तो शक्ति के सिद्धांत जो है, अचर सिद्धांत जो है, इसमें कार्ल मार्क्स प्रणेता है इसके। अचर का अर्थ है अपरिवर्तनीय। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास शक्ति होती है, लेकिन वह अपनी शक्ति में परिवर्तन नहीं चाहता। शक्ति के माध्यम से शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं चाहते हैं। मार्क्स मानते हैं कि शक्ति की मात्रा सभी की समाजों में निश्चित होती है। इन्होंने कहा शक्ति जो है वह लिमिटेड होता है, इसीलिए समाज में एक व्यक्ति सदैव दूसरे व्यक्ति की कीमत पर ही शक्ति प्राप्त करता है। अर्थात इन्होंने कहा अगर कोई एक बंदा जो है शक्ति प्राप्त कर लेता है तो दूसरा उससे वंचित रह जाता है। मार्क्स कहते हैं शक्ति केक या रोटी की तरह है, अगर खाएगा तो दूसरा भूखा हो जाए रह जाएगा। मतलब इन्होंने कहा शक्ति ऐसा है कि लिमिटेड केक है या रोटी है और खाने वाले अधिक लोग हैं, तो उसके लिए शक्ति, अगर किसी ने उसका उपभोग कर रहे हैं शक्ति का, तो एक वंचित हो जाएगा। समाज में जिसके पास शक्ति होती है वह अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में लगा रहता है, अर्थात अपने शक्ति को बचाए रखने में लगा रहता है। वहाँ जिसके पास शक्ति नहीं होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए आतुर होता है कि कब हमें मिल जाए। तो मार्क्स ने आर्थिक शक्ति को सभी शक्तियों की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आदि के आधार माना है। तो इन्होंने आर्थिक शक्ति को क्या माना है, आधार माना है, जिससे राजनीतिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और सामाजिक सांस्कृतिक शक्ति का जो है उद्भव होता है। तो इन्होंने कहा जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी उसी के पास राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति होगी। जैसे आजकल में चुनाव चल रहा है, तो बहुत अच्छा उदाहरण इसी पे है कि जो पक्ष पार्टी है, सत्ता पार्टी है, वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है मार्क्स के अनुसार, और सुदृढ़ करना चाहती है, और से और ज़्यादा सीटें जीतकर सुदृढ़ करना चाहती है। लेकिन जो विपक्ष है वह सत्ता को प्राप्त करने के लिए आतुर है। तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं। अगला है शक्ति का चर सिद्धांत। तो चर सिद्धांत, इसके प्रणेता जो है टालगट पार्सन जी हैं। मार्क्स के विपरीत पार्सन ने शक्ति के चर में परिवर्तनशील अवधारणा माना है। तो जहाँ मार्क्स उसको स्थिर मानते थे, अपरिवर्तनशील मानते थे, वहीं पार्सन कहते हैं कि शक्ति जो है परिवर्तनशील अवधारणा है। पार्सन के सिद्धांत का मूल स्रोत जो है समाज है। इन्होंने कहा समाज में जो मूल्य हैं वही
उन्हीं के पास शक्ति होती है। मूल्य चूंकि सामाजिक अवधारणा है, इसीलिए शक्ति भी किसी व्यक्ति के पास न होकर समाज के पास निहित होता है। तो इन्होंने कहा कि जो शक्ति होती है वह व्यक्ति के पास न होकर समाज के पास होती है, क्योंकि मूल्यों का निर्धारण समाज करता है। तो समाज जिसको मान्यता देगी उसी के पास शक्ति होगा, या जो समाज के नियमों या मूल्यों का पालन करेगा उसी के पास शक्ति जो है रहेगी। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, इन्होंने कहा समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मूल्यों को अन्य व्यक्तियों से अच्छे तरीके से, जो अच्छे से समाज के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनको अच्छे से पालन करके फलस्वरूप समाज से पुरस्कार प्राप्त करते हैं और उन्हें शक्ति प्रदान की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान समय में क्या है, एजुकेशन। समाज में यह माना जाता है, ऐसा मूल्य है, जो अच्छा पढ़ा लिखे रहेगा उसको अच्छी पद प्राप्त होगी, उसको समाज सम्मान भी देता है। तो आज बहुत से लोग हैं जो उस मूल्यों का पालन करके अच्छे से पढ़ लिख कर किसी अच्छे पोस्ट पर होते हैं, तो समाज उनको पुरस्कार के रूप में सम्मान देती है, समाज में इज्जत देती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं। फलस्वरूप जैसे इन्होंने कहा कि मध्यम काल में सुरक्षा सबसे बड़ा समस्या था, क्योंकि बार बार जो है बाहर मुगलों या अदर का जो है आक्रमण होता था। तो उस समय क्या था, सामाजिक मूल्य सुरक्षा था। तो जो राजा होता था वह जनता की, आम जनता की सुरक्षा करता था, जिस कारण उस समय राजा को शक्ति प्रदान थी। अब जब जनता उसको राजा मानती थी तभी तो वह राजा है। जनता राजा मानने से इनकार कर दे तो राजा कैसे रहेगा। जनता उसको शक्ति देती थी कि राजा मानती थी। आगे जो है आधुनिक युग में है कि सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्य विकसित हो गए हैं। जैसे आधुनिक युग में सुरक्षा, जैसे जो अच्छे पुलिस पोस्ट पे है या अदर आर्मी में है, नेवी में है, फोर्स में है, उनको समाज में एक इज्जत सम्मान के साथ देखा जाता है। आर्थिक रूप से जो उन्नत है उनको भी समाज अच्छे से, उनके पास शक्ति भी माना जाता है, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए। शैक्षणिक रूप में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, अमर्त्य सेन हो गए, बहुत से विद्वान हैं जिन्हें समाज में के लिए आदर्श के रूप में देखा जाता है। जैसे सांस्कृतिक रूप में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को जाना जाता है बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए। तो ये सब जो है शक्ति के जो है समाज के वैल्यू हैं, जिनमें जिनको अच्छे से लोग पालन करके शक्ति प्राप्त करते हैं। अब जैसे पर फलस्वरूप इन मूल्यों के धीरू भाई अंबानी, अमर्त्य सेन, अमिताभ बच्चन जैसे शक्तिशाली लोग जन्म लेते हैं। इनके जन्म लेने से मनमोहन सिंह की शक्ति कम नहीं होती। इसलिए जैसे जैसे समाज में मूल्य में परिवर्तन होता है वैसे वैसे व्यक्ति वैसे वैसे शक्ति की मात्रा में भी परिवर्तन अवश्य ही है। तो जैसे अब आज कई लोग पढ़ के कलेक्टर हो बन रहे हैं। जैसे अभी हाल में रिजल्ट आया था यूपीएससी सीएसई का, तो उसमें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो गया है तो किसी और का नहीं हो सकता, वही रहेंगे। और भी लोग आएंगे, तो और भी लोग जब सेलेक्ट होंगे तो उनका शक्ति कम नहीं होगा, तो सबको समाज में शक्ति प्रदान होती है। तो वही चीज़ पार्सन कहना चाहते हैं। पार्सन मानते हैं कि समाज में जिसके पास जिसे शक्ति प्रदान करता है वह उसका प्रयोग उन मूल्यों को सुदृढ़ करने में लगाता है जिन मूल्यों से उसका जन्म हुआ है। तो जैसे कोई वैज्ञानिक बन गया तो वह एजुकेशन पे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे जी थे, उन्होंने पढ़ लिख कर शैक्षिक मूल्यों को अपनाकर एक वैज्ञानिक बने। तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही महत्व दिया, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए या टाटा अडानी हो गए, ये सब पूंजी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक शक्ति है। तो वो पूंजी से पूंजी बनाते हैं। वह शक्ति का प्रयोग उन लोगों के लिए करता है जिनको समाज में शक्ति नहीं दिया, अर्थात उनके भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार पार्सन्स का शक्ति का सिद्धांत एक प्रकारवादी तो पार्सन्स की शक्ति का सिद्धांत को हम प्रकारवादी दृष्टिकोण मान सकते हैं। शक्ति किसी व्यक्ति के पास न होकर समाज के पास होती है, ऐसा कौन मानते हैं? पार्सन्स मानते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में शक्ति होती है वह सामाजिक हितों और मूल्यों के निर्वहन के अवलोकन में उसका उपयोग करता है। अगला है शक्ति के अभिचयन का सिद्धांत, एलीट थियरी ऑफ पावर। तो यह
तो शक्ति के अभिजन का सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थकों में है पैरेटो जी हैं, जी मुस्का हैं, CW मिल्स हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं। तो ये प्रमुख हैं जिन्होंने अभिजन के सिद्धांत की बात कही है। यह सिद्धांत यह मानता है कि किसी समाज या संगठन के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण निर्णय कुछ गिने चुने व्यक्ति ही करते हैं, बाकी सब उनका अनुसरण करते हैं, करने के लिए बाध्य हैं। तो वह भी बात पैरेटो की सही है कि आज समाज में कुछ ही लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है, कुछ ही लोगों के पास धन है, कुछ ही लोगों के पास सांस्कृतिक शक्ति है। तो ये सब शक्तियां हैं जिनका लोग पालन करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं जिनके पास शक्ति नहीं है वो उनका अनुसरण करते हैं या अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। यह अभिजन अल्पसंख्यक होते हैं तथा अनुसरण करने वाले बहुसंख्यक अभिजन की सूझबूझ, कार्यकुशलता और प्रबंधन क्षमता और योग्यता आदि के बल पर संगठन के प्रभावशाली स्थान जो है प्राप्त कर लेते हैं। वह अपनी विचारधारा, लक्ष्य, योजना, इच्छा आदि के आधार पर संगठन का संचालन करते हैं। वहीं अन्य लोग अभिजन के नीतियों का अनुसरण करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। मान लीजिए कोई XYZ पार्टी है, XYZ, तो उसमें कुछ ही लोग, उस पार्टी या संगठन में भी कुछ ही लोग होते हैं जिनका प्रभुत्व होता है और जो ही मूल्य नीति निर्णय लेते हैं पार्टी के लिए, सब उसी का जो है उनके अनुयायी लोग पालन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे पैरेटो और मुस्का का लोग कहते हैं। पैरेटो ने अपनी पुस्तक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी है, द माइंड एंड सोसाइटी, और द माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? GH मिनिट की है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। तो इसमें इन्होंने समाज में दो अभिजन बताए हैं, एक अभिजन, दूसरा गैर अभिजन, एलीट और नॉन एलीट। तो यह भी कभी कभी पूछता है कि एलीट और नॉन एलीट की बात किसने की है? तो पैरेटो ने किया है। अभिजन वह है जो किसी कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च योग्यता रखता है, इसीलिए सत्तारूढ़ होते हुए भी सत्ता सदैव अभिजनों के हाथ में ही होती है। अभिजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक सत्तारूढ़ अभिजन, एक गैर सत्तारूढ़ अभिजन। एक सत्तारूढ़ अभिजन जैसे पार्टी राजनीति में जो है वह सत्तारूढ़ अभिजन की श्रेणी में आते हैं, जैसे जिनके पास आर्थिक पूंजी, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य तरह की जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो गैर सत्तारूढ़ एलीट में आएंगे। अब देखो, सत्ता का संघर्ष सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़ अभिजनों के बीच ही चलता है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसा देखने को भी मिलता है कि आम आदमी, तो देखिए पार्टी सत्ता में कुछ लोग हैं और कुछ पूंजीपति लोग हैं जिनके पास धन है, वो भी राजनीति में आना चाहते हैं, में आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो अन्य क्षेत्रों में जिनके पास शक्ति थी वह आज सत्ता में आना चाहते हैं। तो वही चीज़ पैरेटो कहते हैं। पैरेटो का यह सिद्धांत मैकियावेली, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल जाता है, सॉरी, यहाँ पे सत्ता इन्हीं दोनों वर्गों के बीच अर्थात सत्तारूढ़ और गैर सत्तारूढ़ अभिजनों के बीच ही सत्ता का आता जाता रहता है। पैरेटो का यह सिद्धांत जो है मैकियावेली के शेर और लोमड़ी, लायन और फॉक्स के सिद्धांत से प्रभावित है। तो मैकियावेली जो है फिलोसफर रहे हैं और समाजशास्त्र में पैरेटो ने शेर और लोमड़ी का कॉन्सेप्ट प्रयोग किया है। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार कि शेर, लायन या फॉक्स की अवधारणा किसने समाजशास्त्र में प्रयोग की है? तो पैरेटो है। इस सिद्धांत से प्रभावित है। यहाँ शेर से तात्पर्य है कुशल, साहसी, उद्यमी गुणों वाले अभिजन वर्ग, और लोमड़ी से तात्पर्य है उन अभिजनों से जिन्होंने चतुराई, चालाकी और धूर्तता या अवसरवादिता के गुण होते हैं। मैकियावेली के अनुसार सत्ता शेर से लोमड़ी के बीच परिभ्रमण करता है। तो कभी सत्ता में शेर होता है तो कभी लोमड़ी होती है, यह चक्र जो है चलता रहता है। ऐसा कौन कहते हैं? मैकियावेली। पैरेटो के इस सिद्धांत को जो है अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत जो है माना जाता है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट थियरी। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने बात की? हर बार एग्जाम में अगर शक्ति का टॉपिक आता है मैचिंग कॉलम में तो वहाँ पैरेटो आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जी मुस्का आते हैं। कौन? गैटनो जी मुस्का। तो गैटनो जी मुस्का ने अपनी पुस्तक भी कई बार पूछी गई है मैच द कॉलम में, द रूलिंग क्लास में समाज को दो वर्गों में बांटा है, शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो यह भी पूछा जाता है। तो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि रूरल और रूल्ड, शासक और शासित
में को 2 वर्गों में किसने बांटा है, तो वह जिमोस्का है। और अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में इन्होंने यह विभाजन दिया है। इनके अनुसार शासक वर्ग साधन शक्ति और सम्मान संपन्न होता है, चाहे कोई भी शासन प्रणाली अपनाई जाए, सत्ता इसी वर्ग में होती है। इन्होंने कहा कोई भी शासन प्रणाली हो, आज सत्ता किसके पास है, जिसके पास साधन है, शक्ति है और जो सम्मान संपन्न है, जो एलीट लोग हैं सोसाइटी के, उन्हीं के पास जो है सत्ता होती है। प्रणाली लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, सत्ताशाही हो या सेना शासन हो, तो ये सब जो भी इन्होंने कहा कि कोई कुछ भी आ जाए, लेकिन शासन किसका रहेगा, जो एलीट या शासक वर्ग है, जो संपन्न है, जिसके पास शक्ति है, सम्मान है, प्रेस्टीज है, वही शासक रहेगा। वहीं पैरेटो ने अभिजन के मुख्य गुणों या योग्यता, टैलेंट तथा बुद्धिमत्ता को माना है, वहीं मोस्का कहते हैं कि मुख्यतः संगठन की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास संगठन की क्षमता है उसके पास शक्ति होगी। अगले जो विचारक हैं C.W. मिल्स हैं। तो C.W. मिल्स ने 1950 के दशक में अमेरिका में शक्ति संरचना का अध्ययन किया है। कहाँ पे? अमेरिका में। इनकी पुस्तक है द पावर एलीट। तो पुस्तक ये भी इम्पोर्टेंट है, द पावर एलीट में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार लोकतांत्रिक समझे जाने वाले अमेरिका में अभिजनों का जो है शासन है, जो मुख्य पदों पे हैं, कमांड पोस्ट पर हैं, अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। इनके अनुसार शक्ति संरचना मुख्यतः 3 अभिजन होते हैं। तो इन्होंने शक्ति की संरचना बताने के लिए कहा कि 3 टाइप के अभिजन होते हैं। एक वैसे अभिजन जिनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, पॉलिटिकल एलीट। दूसरे अभिजन ऐसे होते हैं जो सत्ता में उच्च पदों पर हैं, सैनिक में, मिलिट्री में, मिलिट्री एलीट, जैसे बड़े बड़े कर्नल, जनरल, ये सब क्या है, एलीट आ जाएंगे। उसके बाद व्यापारी अभिजन, तो जिनके पास पूंजी है, अर्थात जो पूंजीपति हैं, वह एलीट। तो 3 प्रकार के एलीटों की चर्चा करते हैं C.W. मिल्स। यही राष्ट्रीय स्तर पे सभी निर्णय लेते हैं जिनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रच्छन्न एकाधिकार या हिडन मोनोपाली देखने को मिलता है। तो वर्तमान समय में यही डार्क रियलिटी है कि भले सत्ता में कोई भी हो और हिडन मोनोपोली देखने को मिलती है। जैसे कहीं भी कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो तो वो पूंजीपतियों को, हितों को, या कहे तो उन्हीं के आधार पर रहता है। आज पूंजीपति ही समझिए तो पूरे देश को चला रहे हैं। वह जो प्रोडक्ट चाहेंगे वही बेचते हैं, जितने में चाहेंगे उतने में ही आपको बेचेंगे, उसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनके अनुसार 3 अभिजनों में से एक प्रकार के सहसंबंध होते हैं। तीनों का तीनों में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तीनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं। और सहसंबंध मुख्य का कारण इनकी जो है समान पृष्ठभूमि, कॉमन बैकग्राउंड होती है। जो समान पृष्ठभूमि है, एक जैसे होते हैं, रहन सहन, इनका जीवन शैली एक जैसा होता है, इस कारण यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तीनों अमेरिका के पूर्वी भाग से आते हैं, प्रोटेस्ट मतावलंबी हैं, जो मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। तो इन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया है, तो अमेरिका की ही चर्चा की है, लेकिन यह आज हर स्टेट में जो है लागू होता है। इनके अनुसार वर्ग के पास न तो चरित्र होता है, न ही विचारधारा और न ही नैतिकता, इन्हें सिर्फ अपना लाभ दिखता है। मिल्स मानते हैं कि इस वर्ग ने अपने निजी लाभ के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम या परमाणु बम हमला करवाया था, केवल किसने, एलीट वर्ग ने, जो सत्ता में थे, शासन में अपना प्रभुत्व बनाने के लिए। अगला है रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स पार्टीज जो इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम जो है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्कीज को प्रतिपादित किया है। तो रॉबर्ट मिशेल ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स पार्टीज में 1911 में लिखी गई है, अल्पतंत्र का लौह नियम नामक जो है सिद्धांत दिया है, आयरन लॉ ऑफ
ओलिगरेसी को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मनुष्य अपने स्वभाव से ही जो है आलसी अथवा अनुसरण करने वाली मनोवृत्ति का होता है। तो नेता अपने वाक्पटुता, संगठन क्षमता और जोड़ तोड़ की मनोवृत्ति के कारण सत्ता में अपना अधिकार जमा लेते हैं। इस प्रकार समाज में अल्पतंत्र समूह का शासन ही रहता है। एक बार निर्णय ले लेते हैं तो उसे कठोरता से लागू भी करते हैं, करने का साहस अथवा शक्ति भी रहते हैं। इसे ही अल्पतंत्र का लौह नियम कहते हैं। तो मिशेल क्या कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाक्पटुता, चालाकी, मनोवृत्ति आदि को ढाल बनाकर बोल अपने मीठे बोलों से लोगों को प्रभावित करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। और यह बार बार अल्पतंत्र का लौह नियम होता है। देखने को मिलता है कि कुछ ही लोग जो हैं उस पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट आपको हम जल्द ही दे देंगे, अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।